Hello students. So our next topic is moving coil galvanometer. Moving coil galvanometer. देखो ये इसमें मैग्नेटिज्म के अंदर दो टॉपिक है, साइक्लोट्रॉन और मूविंग कॉइल galvanometer. साइक्लोट्रॉन तो अब की बार सीबीएसई ने इस सेशन के लिए हटा दिया उसको, ठीक है. तो दोनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, लेकिन वो टॉपिक जो आएंगे तो इसका बाद बचता ही है. तो इसका मतलब ये हो गया कि सीबीएसई इसमें से 100% क्वेश्चन पूछेगी इसमें से मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से. तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है? देखो गैल्वेनोमीटर है वो दो टाइप के होते हैं. गैल्वेनोमीटर दो टाइप के होते हैं, मूविंग कॉइल और एक होता है मूविंग मैग्नेट. मतलब एक में तो कॉइल मूव करती है, कॉइल मूव करती है, और एक में मैग्नेट मूव करती है. तो हमें पढ़ना है मूविंग कॉइल. और मूविंग कॉइल भी दो टाइप का होता है, एक तो सस्पेंडेड टाइप, ठीक अभी पढ़ेंगे क्या होता है सस्पेंडेड टाइप, एक पायोटेड टाइप होता है. तो इन दोनों की कंस्ट्रक्शन में बिल्कुल स्लाइट डिफरेंस होता है सस्पेंडेड और पायोटेड में, या जैसे हमें पता भी नहीं चलता, दोनों लगभग एक जैसे ही है, बिल्कुल छोटा सा वो होता है डिफरेंस. तो गैल्वेनोमीटर दो टाइप की, मूविंग कॉइल और मूविंग मैग्नेट. हमें पढ़ना है मूविंग कॉइल, जिसके अंदर कॉइल मूव करते हैं उसको बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जिसके अंदर मैग्नेट मूव करते हैं उसको बोलते हैं मूविंग मैग्नेट. अब हमें पढ़ना है मूविंग कॉइल. तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है, ठीक है. तो पहले तो इसका इंट्रोडक्शन है. तो इंट्रोडक्शन में पहले इसका ये बताएंगे इसका काम क्या है. तो ये गैल्वेनोमीटर, मीटर मतलब मेजर करना, तो ये करंट को करता है मेजर, करंट को डिटेक्ट करता है, जैसे किसी सर्किट में करंट है या नहीं. जैसे ओर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट है, सॉरी आगे हम वो पढ़ेंगे फैराडे का एक्सपेरिमेंट, ओर्स्टेड नहीं फैराडे का एक्सपेरिमेंट अगले. तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं, या 10th क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि मैग्नेटिक फील्ड जैसे हम एक मैग्नेट को पास लेके जाते थे कोयल के, तो हम देखते हैं कि वो कोयल के अंदर करंट होता है प्रोड्यूस, और उस करंट को कौन बताता था? गैल्वेनोमीटर बताता था, ठीक है. तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, वो ये बताता है किसी सर्किट के अंदर करंट है या नहीं, ठीक है, और वो कितना है वो, और ये मेजर करता है ये. तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया. इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच detects current, which detects current in the circuit and measure it. Current in the circuit and measure it. ठीक है. तो फिर हम गैल्वेनोमीटर से क्यों नहीं कर लेते करंट को, एमीटर क्यों यूज करते हैं? उसका कारण ये है कि गैल्वेनोमीटर से हम स्मॉल करंट को वो मेजर कर सकते हैं, स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट, जैसे मिली एम्पियर का हो गया, ठीक है. क्यों करते हैं वो? इसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है. सेंसिटिविटी थोड़े से हल्के से भी करंट को ये क्या कर लेता है, सेंस कर लेता है, इसलिए ये थोड़े से करंट को ही मेजर कर पाता है. तो हाई करंट को मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए एमीटर यूज. और वैसे एमीटर भी गैल्वेनोमीटर से ही बनता है, मतलब गैल्वेनोमीटर के अंदर कुछ सर्टेन वो करते हैं, हम चेंज करते हैं, ठीक है. वो इसका अगला टॉपिक है कि एमीटर से हम गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाते हैं. वोल्टमीटर भी इसी से बनता है गैल्वेनोमीटर से, ठीक है. तो उसकी कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा चेंज हम कर देते हैं, जिसके कारण वो उसमें चेंज हो जाता है एमीटर और वोल्टमीटर में. तो ये यहाँ पे हम पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट को डिटेक्ट करता है कि सर्किट में करंट है या नहीं, और स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है, क्योंकि लार्ज करंट होगा तो उसके कारण जैसे ये डैमेज भी हो सकता है, ठीक है. इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे तो हमें पता चलेगा. तो ये करंट को डिटेक्ट करता है और उसको मेजर करता है. दूसरा प्रिंसिपल. अब प्रिंसिपल इसका वो है जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था कि किसी भी कॉइल को जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है, ठीक है. लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, फिर भी इसका प्रिंसिपल है. तो इसका प्रिंसिपल है तो हमें वहाँ पे पढ़ना इसको जरूरत है, क्योंकि जब तक नहीं पता चलेगा टॉर्क कितना लगेगा तो फिर हम इसको यहाँ पे अगर यूज करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने उसको पढ़ा था. वैसे सिलेबस में नहीं है वो टॉर्क ऑन ए कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. तो इसका प्रिंसिपल क्या है, व्हेन ए कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, then it experiences torque.
तो ये इसका प्रिंसिपल है। उसके बाद थर्ड है डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम। तो मैंने इसका एक वो भेजा था एनिमेटेड वीडियो, तो उसमें देखा मैं कैसा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो अब इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, तो इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो ये है इसका, ये डायग्राम है। देखो कैसे इसमें कर रखा है, थोड़ा इसमें नहीं आएगा समझ में, पहले उसको समझते कैसे कर रखा है। कि जैसे हमने एक तो जैसे एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट लिया हमने, जैसे सिलेंड्रिकल हमने ली मैग्नेट ली, ठीक है। ये हमने एक मैग्नेट ली और उसको बीच में से काट दिया ऐसे, या ये बोल सकते हैं कि इसको बीच में से ऐसे हमने उसमें बोर कर दिया ऐसे। बीच में से उसको हमने खाली कर दिया। देखो जैसे ये है एक मैग्नेट सिलेंडर, ठीक, और ये होलो है, सपोज ये मान के जो होलो है वो जैसे पाइप होता है, ठीक है। पाइप में तो ज़्यादातर जो मटेरियल होता है वो कहाँ होता है, उसके आउटर उस पर होता है सरफेस पे। तो जैसे ये मान के चलो कि हमने एक सिलेंडर लिया, ठीक है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, और उसका एक उसके अंदर है वो हमने इतना वो कर दिया, खाली कर दिया, मतलब ये हिस्सा खाली है, ठीक है, और ये है सॉलिड, ये है सॉलिड इतना, ये है खाली, ठीक है। ऐसे उसको हमने खाली कर दिया सिलेंड्रिकल मैग्नेट। अब इसको हमने बीचों बीच ऐसे काट दिया। तो ऐसे जब बीचों बीच काटेंगे तो ऐसी मैग्नेट बनेगी वो ऐसे, ठीक है, 3D के अंदर बनेगी। तो थोड़ा इसको या दिखाने की कोशिश की है कि ऐसे है वो मैग्नेट, ऐसे है मैग्नेट वो, ठीक है। दोनों हिस्से जो काटे, पहले जब दोनों जब साथ थे तो ऐसे थे, अब अलग अलग काटे तो वो ऐसे हो गए। अब उन मैग्नेट के बीच में हमने क्या रखा, एक बीच में जैसे एक फ्रेम लिया, ठीक है, जैसे एक हमने फ्रेम ले लिया, जैसे ये हो गया फ्रेम, ठीक है, और इसके ऊपर तार लपेट दिया ऐसे कॉपर की वायर। तो ये है फ्रेम। देखो एक लिखा हुआ है कोयल माउंट ऑन फ्रेम, तो फ्रेम के ऊपर कोयल माउंट कर रखी है ये, ठीक है। ध्यान रखना ये है फ्रेम, ये रेक्टेंगल है। तो तुम इसमें ये कर सकते हो, जैसे नोटबुक में जब बनाओ तो जो फ्रेम है उसको तो रेड पेन से शो कर देना, ठीक है। और ये सॉफ्ट आयरन कोर है, इसके बारे में बताता हूँ क्या होता है सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। तो ये हमने फ्रेम लिया, ऐसा फ्रेम लिया, और वो जो फ्रेम है उसमें आउटर है बस, ये मतलब अंदर से ये खाली है, ऐसा लकड़ी का जो होता है ना फ्रेम बिल्कुल खाली। तो उस फ्रेम के ऊपर हमने क्या किया, वायर लपेट दी, ठीक है। वैसे जो फ्रेम लेते हैं इसमें प्लास्टिक का फ्रेम लेते हैं, कि जैसे एक प्लास्टिक का फ्रेम लिया ऐसे, ठीक है, ऐसे ये फ्रेम लिया और उसके ऊपर ऐसे ये वायर लपेट दिया ऐसे, ये 1 2 3 जितनी भी हमें चाहिए उतनी इसमें लपेट देंगे। जैसे यहाँ से हमने लपेटनी शुरू की, ऐसे लपेट दी, और फिर ये यहाँ पे आके हमने ख़त्म कर दी, तो इसके 2 एंड ये आ गए, तो उसके 2 एंड ये आ गए। देखो ये एक टर्मिनल T1 के साथ कनेक्ट कर दिया, एक टर्मिनल T2 के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, जो गैल्वेमीटर में होते हैं टर्मिनल जो बाहर की तरफ। अब वो जो फ्रेम है उसका एक हिस्सा, तो ये जैसे ऊपर जो फ्रेम है, जो ये फ्रेम था, तो इसका एक हिस्सा, ये जो इसमें वो बन रहा है फ्रेम बन रहा है, तो उसका एक हिस्सा जो फ्रेम से कनेक्ट करके और यहाँ पे नोक बना दी, ऐसे ही यहाँ पे फ्रेम से एक नोक बना दी, जो हमारा फ्रेम था उसके साथ एक नोक ली, ठीक है, जैसे वेल्ड कर दिया उसके साथ, या किसी चीज़ को मतलब प्लास्टिक की थी वो, तो प्लास्टिक की तो उसकी एक नोक बना, जैसे स्क्रू में नोक होती है, तो वो एक नोक बना दी और ऐसे ही नीचे नोक बना दी, तो फ्रेम ऐसे घूम सकता है, मतलब फ्रेम के ऊपर हमने धक्का मार तो वो ऐसे घूम सकता है। देखो पहले तो बात करें, जैसे हमने एक फ्रेम लिया, सपोज करो ओनली एक फ्रेम है ये, तो फ्रेम जो फ्रेम है उसके ऊपर एक ऐसे पाइवेट है, मतलब एक स्क्रू टाइप है, नीचे स्क्रू टाइप है, और उसको यहाँ लगा दिया इसके साथ, आउटर जो इसका फ्रेम है इसके साथ, तो अब ये ऐसे घूम सकती है, ऐसे ये घूम सकती है। तो इस फ्रेम का एक एंड तो ये हो गया कनेक्ट इसके साथ, जो बॉडी है उसकी, जो गैल्वेमीटर की, दूसरा एंड हो गया इसके साथ कनेक्ट, लेकिन वो स्प्रिंग के साथ है,
कि जैसे ऐसे ऊपर तो ये इसके साथ हो गया कनेक्ट नीचे, अब इसके ऊपर हमने क्या कर रखी है, वायर लपेट रखी, और उस वायर के ये दो हिस्से आ रहे हैं, टर्मिनल T1 और टर्मिनल T2 के साथ कनेक्टेड, ठीक है। और ये पूरा अरेंजमेंट कहाँ रख रखा हमने, वही जो हमने बताया था सिलेंडर, ठीक है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट है उसके अंदर। तो सिलेंड्रिकल जो है यहाँ पे मैग्नेट उसके अंदर रख रखा हमने पूरा ये, ठीक है। अब देखो ये पूरा फिर हमने फ्रेम के अंदर, ये बॉडी होगी उस बॉडी के अंदर है ये, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन हो गया, सॉरी इसका डायग्राम हो गया, ठीक है। डायग्राम ये थोड़ा सा ये स्कीमेटिक डायग्राम है इसका, मतलब एक्चुअल डायग्राम यहाँ पे हम शो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ऐसे है, जैसे मैंने बताया था, सबसे पहले क्या लेंगे, एक सिलेंड्रिकल वो लेंगे मैग्नेट, उसको अंदर से ड्रिल करके बोर कर देंगे, जो मैंने इसमें बताया था। जैसे ये एक सिलेंड्रिकल हमने ली मैग्नेट ऐसे, और उसको जैसे ये बोर कर दिया इतना, मतलब ये हिस्सा तो है सॉलिड और ये अंदर से हो गया खाली हो गया ये, ठीक है। ये इसमें खाली कर दिया ऐसे, तो वो हिस्सा खाली कर दिया उसमें, अब उसमें बीच में से काट दिया ऐसे, तो ऐसे बीच में से जब काट देंगे उसको, तो ऐसे उसमें ऐसे दो पार्ट बनेंगे, एक पार्ट ऐसे ये और एक पार्ट ऐसे, ठीक है। ये हमने ये मान रखे, एक को नॉर्थ पोल एक को साउथ पोल हो गया। अब हमने क्या किया कि उसके बीच में एक फ्रेम रख दिया, प्लास्टिक का फ्रेम, और वो फ्रेम कैसा है, वो रेक्टेंगुलर फ्रेम है ऐसा, ठीक है, वो रेक्टेंगुलर फ्रेम है ऐसा, और उस फ्रेम का एक हिस्सा है ऊपर, जैसे यहाँ कनेक्ट है इसके साथ, वो फ्रेम से ऊपर है, वो हमने एक बार बना रखा है स्क्रू जैसा, क्योंकि देखो स्क्रू जैसे इसलिए बनाया क्योंकि फ्रिक्शन कम, हम थोड़ा सा फोर्स लगाए तो ऐसे घूम जाए, ठीक है। दूसरा हिस्सा है वो भी हमने यहाँ स्क्रू की यहाँ पे बना रखा है स्क्रू, लेकिन वो किसके साथ कनेक्ट है, पहले स्प्रिंग के साथ कनेक्ट है, कि जैसे ये घूमेगा तो स्प्रिंग टाइट होती जाएगी। जैसे जो खिलौना आते हैं उसके अंदर हम चाबी भरते हैं, तो चाबी भरते हैं तो स्प्रिंग क्या होती है, टाइट हो जाती है, ठीक है। तो चाबी जब हम उसे भरते हैं तो हम उसको घुमाते हैं, तो ऐसे ये फ्रेम जब ऐसे इसमें घूमेगा तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी, टाइट होती जाएगी। अब ये फ्रेम घूमेगा क्यों, क्योंकि उसका कारण ये है कि फ्रेम के ऊपर हमने क्या, इसके ऊपर क्या लपेट दी, वायर लपेट दी, ठीक है, कोयल बाउंड होने फ्रेम, तो इसके ऊपर वायर जो लपेट दी। अब वायर में जब करंट जाएगा, और करंट जाएगा तो इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर करंट कैरिंग कंडक्टर रखे तो उस पर टॉर्क लगता है, लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था। तो ये टॉर्क के कारण ये घूमती है, ठीक है, और ये टॉर्क के कारण घूमेगी तो ये स्प्रिंग क्या होती जाएगी, टाइट होती जाएगी। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन और डायग्राम है, ठीक है। अब इसको ऊपर से जब देखेंगे तो कैसा दिखेगा हमें, ऊपर से जब इसको हम देखेंगे तो इसमें एक चीज़ और है इम्पोर्टेंट चीज़, इसमें कंसेप्ट ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इस पे अब की बार भी क्वेश्चन आया था CBSE में कि यहाँ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हम क्यों अप्लाई करते हैं इसके अंदर गैल्वेनोमीटर, तो इम्पोर्टेंट है ये। तो देखो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अब इसको जैसे हमने ये किया ऐसे वो रखी है मैग्नेट, और उसके अंदर ये पूरा वो रखा है, तो इसको ऊपर से देखेंगे तो टॉप व्यू बनाते हैं इसका हम, ठीक है। टॉप व्यू बनाना है, अगर ये क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स में तो इसका टॉप व्यू भी हमें बनाना है। तो टॉप व्यू इसका बनाएंगे तो टॉप व्यू ऐसा बनेगा इसका, ये इसका टॉप व्यू होगा, ये ऐसे कर लेते हैं इसको, ये जो हिस्सा इसका काट रखा वो तो ये हो गया अलग ऐसे, ये ऐसे दो हिस्से में अलग, तो इसका टॉप व्यू है ये ऊपर से जब देखेंगे, क्योंकि ऊपर से देखेंगे तो ये क्या है, अब देखो इसके अंदर है एक, तो ये टॉप व्यू देखेंगे तो ऊपर से ये दिखेगा हमें सर्कल, ये किसका है, सॉफ्ट आयरन कोर, जो हमने आयरन का टुकड़ा लिया है, जो ये सिलेंड्रिकल है तो उसका वो दिखेगा ये इसके बिल्कुल साथ होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इससे दिखाया, अलग दिखाया, लेकिन एक्चुअल में ये इसके बिल्कुल सटा हुआ होता है इसके साथ। तो ये तो होगी सिलेंड्रिकल मैग्नेट, और ये हो गया सॉफ्ट आयरन, और इसके ऊपर क्या लपेट रखा है,
इसके ऊपर ये फ्रेम, तो फ्रेम को जब ऊपर देखेंगे तो फ्रेम का ऊपर क्या दिखेगा, लाइन ही दिखेगी। जैसे ये फ्रेम है तो इसको हम ऊपर देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, ये लाइन ही दिखेगी। तो हमें सिर्फ वो लाइन ही बनानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने वो बना दिया फ्रेम, ठीक है। यहाँ पे ये है फ्रेम रैप्ड हो रहा है किसके साथ, विद वायर, विद कोयल, जो कोयल है उसके वायर है वो लिखती हुई, ठीक है। आप देखो यहाँ पे ये तो हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। तो यहाँ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे, वो क्या होता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। देखो वैसे अगर वैसे मैग्नेटिक फील्ड बनाए तो हमने देखा है कि ये तो हो गया जैसे नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल, तो नॉर्थ से साउथ लाइन ऐसे जाती है। लेकिन यहाँ पे बीच में हमने एक मटेरियल रखा है सॉफ्ट आयरन कोर। उसका मेन कारण क्या है, उसको मतलब रखने का मेन रीज़न ये है कि जब सॉफ्ट आयरन कोर को हम रख देते हैं तो सॉफ्ट आयरन कोर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आगे हम इसमें पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म में, लेकिन फिलहाल उसको अब के साल CBSE ने हटा दिया सिलेबस से, ठीक है। तो मैं थोड़ा उसको बता देता हूँ क्या होता है फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म ऐसे मटेरियल होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। जैसे यहाँ पे हमने रख दिया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेगा। ये ऊपर वाले कपड़े में से इसको कपड़े में पास होने देगा, तो ऐसे अट्रैक्ट वो उसको करता है मैग्नेटिक फील्ड को। मतलब पहले तो क्या था कि जैसे ये ऐसे लाइन जा रही, तो इस यहाँ से इसमें से ये लाइन सीधी जा रही थी, ये लाइन सीधी जा रही, लेकिन इसको अट्रैक्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सा मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की ये होती है स्पेशलिटी। तो यहाँ पे हमने सॉफ्ट आयरन कोर रखा, तो वो सॉफ्ट आयरन कोर भी क्या करेगा, नॉर्थ पोल से जो भी लाइन निकलेगी उसको अपने में से पास होने देगा। ऐसे ही ये सारी लाइन ये ऐसे पास होगी इसमें से, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं इसको बनाता हूँ दूर ताकि इसमें समझ में आए अच्छे से। वैसे तो ये बिल्कुल पास होता है इसके, तो ये हमने सॉफ्ट आयरन कोर ऐसे बना दिया, ठीक है। तो ये हो गया सॉफ्ट आयरन कोर और ये फ्रेम। अब इसको बना देते, फ्रेम बना देते, ये फ्रेम हो गया। तो ये हो गया फ्रेम। अब देखो इसमें नॉर्थ से जो लाइन निकलेगी वो साउथ की तरफ ऐसे जाएगी। ये यहाँ से जो लाइन निकलेगी वो सीधी ऐसे जान, लेकिन इसने इसको खींच लिया ऐसे, वो सीधी ऐसे जान, लेकिन उसने इसको खींच लिया, तो ऐसे चली जाएगी इसमें से। यहाँ से फिर ऐसे, यहाँ से ऐसे जाएगी वो ऐसे चली जाएगी, यहाँ से ऐसे जाएगी वो ऐसे चली जाएगी, यहाँ से ऐसे आएगी वो ऐसे चली जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे इसमें, जैसे ये लाइन है वो यहाँ से निकल रही है, ये लाइन है वो यहाँ से निकल रही है। तो ये सारी लाइन कहाँ से पास हो रही है, सेंटर से। देखो ये सेंटर से पास हो रही है, ये लाइन भी, ये लाइन भी, ये लाइन भी, ऐसे सारी सेंटर से पास हो रही है। तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या बोलते हैं हम, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। रेडियल मतलब जो रेडियस से पास हो, क्योंकि ये रेडियस ही है ये। तो अब इसमें अब हम अगर बात करें कि ये ऐसे हो रही है पास, ये ऐसे हो रही है, तो इसका मतलब ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट करती नहीं है। क्वेश्चन ये भी उठता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे अगर ऐसे जा रही है इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये है इंटरसेक्ट नहीं कर रही। यहाँ पे देखो ये ऐसे है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, तो इसके अंदर से ऐसे चलेगी वो, नीचे वाली ऐसे है तो वो ऐसे चलेगी, वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही। यहाँ से जो आएगी वो ऐसे चली जाएगी, यहाँ से जो आएगी वो सीधी चली जाएगी, यहाँ से आएगी वो ऐसे चली जाएगी। तो इंटरसेक्ट अब भी वो नहीं कर रही, लेकिन हमें लगता है इंटरसेक्ट कर रही है वो, ठीक है। तो इंटरसेक्ट वो नहीं कर रही, वो ऐसे ही जा रही है। हमें क्या दिखेगा, जैसे इसमें अंदर की सारी मिटा देंगे तो सारी लाइन ये कहाँ से पास होती हुई दिखती है, ये इसकी तरफ आ रही है, ये रेडियस की तरफ, ठीक है, या सेंटर की तरफ। तो क्या कहेंगे हम, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का इसमें फ़ायदा क्या है, तो वो हम इसमें देखते हैं। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का देखो फायदा ये है कि जो टॉर्क होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, NIBA sin थीटा। तो टॉर्क किसके ऊपर कर डिपेंड, n, ये या नंबर ऑफ टर्न्स पे कर रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स एक बार हमने गैलोमीटर बना दिया तो उसकी फिक्स होगी कि हमने उसके ऊपर एक टर्न लपेट दी, 2 लपेट दी, 3 4 जितनी लपेट दी वो फिक्स होगी। B मैग्नेटिक फील्ड फिक्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने एक बार मैग्नेटिक यूज करके उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फिक्स हो गया। मतलब कंस्ट्रक्शन में एक बार जैसी मैग्नेट हमने यूज कर दी तो उनका मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, फिक्स हो गया। एरिया जो फ्रेम के ऊपर जो लपेट रखी है उसका जो एरिया होगा वही एरिया, मतलब ये भी कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया। एक बार कंस्ट्रक्ट कर दिया तो एरिया वही रहेगा। अब टॉर्क करता डिपेंड आई पे और थीटा पे। तो
हम चाहते हैं कि आई पे ही डिपेंड करे, थीटा पे नहीं करे। तो थीटा किस किस के बीच का एंगल है? थीटा है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का। तो देखो ये फ्रेम जब ऐसे रहेगा, ये फ्रेम जब ऐसे रहेगा, ऊपर से हम देखा तो फ्रेम वो ऐसे, वो फ्रेम तो ऐसे घूमेगा ना, वो ये जो फ्रेम है इसको हम देखेंगे तो ऐसे 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 घूमेगा ऊपर से, तो हमें तो ये लाइन ही दिखेगी, तो लाइन हमें घूमती दिखेगी। तो मान लो वो फ्रेम का ऊपर का हिस्सा ऐसे है, तो इसका एरिया वेक्टर हो गया ऐसे, और ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ रेडियस के अलोंग होगी, तो एंगल इसके बीच में कितना हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 90। अब मान लो फ्रेम हो गया ऐसे, फ्रेम ये घूम के आ गया ऐसे। ठीक है, तो अब एरिया वेक्टर ऐसे, ठीक है, और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ये यहाँ पे रेडियस के अलोंग, फिर से एंगल कितना हो गया? 90। अब फ्रेम घूम के आ गया ऐसे, फ्रेम हो गया ऐसे, तो ऐसे हो गया। तो देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड तो ये रेडियस के अलोंग, ठीक है, एरिया वेक्टर उसके क्या हो गया? परपेंडिकुलर, फिर से एंगल क्या? 90। ठीक है, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये एंगल इसका क्या हो गया? ये 90 हो गया। तो टॉर्क इसका क्या रहेगा? NIBA sin 90। तो टॉर्क की वैल्यू आएगी NIBA। अब NB और A ये सब क्या है? ये सब कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। एक बार जब गैल्वेमीटर फॉर्म कर दिया तो उस पर ये चेंज नहीं होगी। तो टॉर्क किस पे डिपेंड कर रहा है? आई पे। जितना ज़्यादा करंट उतना ही टॉर्क इसके ऊपर लगेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पे क्यों यूज़ करते हैं? उसको यूज़ करने का मेन कारण ये है क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अगर हम अप्लाई कर दें तो उससे फ्री होगा कि टॉर्क की जो थीटा के ऊपर डिपेंडेंस है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि थीटा ऑलवेज क्या रहेगा फिर? 90 डिग्री। थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसमें ये लिख दो, पहले डायग्राम बनाना है ये। ठीक है, डायग्राम बना के तो पहले डायग्राम इसका नोट करो। डायग्राम को नोट करने के बाद कंसेप्ट ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमें इसका टॉप व्यू है, ये ध्यान रखना, टॉप व्यू ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, तो टॉप व्यू में ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट है और ये है अंदर का जो पार्ट है, अंदर का जो सर्कल, वो क्या है? सॉफ्ट आयरन है, जो इसके अंदर है, फ्रेम के अंदर वो सॉफ्ट आयरन है। ठीक है, और ये है इसके ऊपर, ये ऊपर का हमने हिस्सा बना रखा है इसका कोयल का, फ्रेम का। तो ये फ्रेम का हिस्सा है, तो फ्रेम रैप्ड हो विद कोयल, जो फ्रेम है उसके ऊपर कोयल रैप्ड कर रखी है। ठीक है, तो ये टॉर्क, ये बनाने के बाद ये इसमें लिखना है द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लिखो इसमें, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड makes the torque always maximum, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1। तो मेक्स द टॉर्क मैक्सिमम and at every point of rotation the angle between radial magnetic field and area vector is 90 degree. Hence torque does not depend on theta. ठीक है, अब ये इसमें फॉर्मूला नोट करें, टॉर्क इज इक्वल टू NIBA sin थीटा। अब यहाँ पे थीटा की कितनी होगी? 90। किसके कारण? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो NIBA sin 90, तो टॉर्क आ गया NIBA। ये इक्वेशन इसमें यूज होगी। तो ये हो गया इसका डायग्राम। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन इसका लिखते हैं, जो हमने ये सब चीज़ें इसमें बताई है, तो वो लिखो इसमें। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन इसकी लिखो। डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे ए कॉपर कोयल इज वाउंड, WOUND। कॉपर कोयल इज वाउंड ऑन ए मेटल फ्रेम। मेटल का भी हो सकता है, प्लास्टिक का। ऑन ए मेटल फ्रेम, कॉपर कोयल इज वाउंड ऑन ए
metal frame and the metal frame is resting, मतलब रखा है, metal frame is resting on soft iron core, resting on a soft iron cylindrical core, ठीक है, cylindrical है उसकी सिर्फ, soft iron cylindrical core. It has pivots, ये है pivots, ठीक है. pivots क्या होते हैं? जो इसको आराम से घूमने देते हैं. अगर वैसे हम इसको करते हो आराम नहीं घूमता, फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है. pivots मतलब हम क्या बना देते हैं? नोक से बनाते हैं. नोक बनाएंगे तो सरफेस कॉन्टेक्ट में कम रहेगी, फ्रिक्शन कम रहेगा, ठीक है. इट हैज़ pivots on both side, it has pivots, pivots, pivots on both sides, resting on, ये भी resting on outer body of galvanometer, resting on outer body of galvanometer, जो outer ये है बॉडी, ठीक है, ये outer frame है, ये outer frame है, resting on outer body of galvanometer. Now it is now the metallic frame is free to rotate about its axis. Metallic frame is free to rotate about its axis. One end of metallic frame, sorry, one end of pivots लिखना. One end of pivots is connected with phosphor bronze spring. Is connected with phosphor bronze spring. Phosphor bronze spring, which create, ये क्या करेगी? ये तो जैसे करंट से इसमें टॉर्क करेगा, वो उसका एंटी टॉर्क क्रिएट करेगी, मतलब उसका अपोजिट टॉर्क. क्योंकि जैसे इसमें देखो टॉर्क के कारण घूमती जाएगी वो कोयल, ऐसे ये स्प्रिंग है इसके साथ कनेक्ट नीचे, तो जैसे ऐसे घूमी तो स्प्रिंग क्या हो जाए? टाइट हो जाए. स्प्रिंग क्या करेगी? उसको घूमने नहीं देगी, तो वो एक एंटी टॉर्क क्रिएट करेगी. विच कैन फॉस्फर ब्रॉन्ज स्प्रिंग विच कैन क्रिएट एंटी टॉर्क, विच कैन क्रिएट एंटी टॉर्क, ANTI और उसके बाद टॉर्क, विच कैन क्रिएट एंटी टॉर्क. एंटी टॉर्क व्हेन द कोयल रोटेट्स, जब कोयल करेगी रोटेट तो उसके क्या करेगी? एंटी टॉर्क क्रिएट करेगी वो. ठीक, उसके बाद द कॉपर कोयल rotates in radial magnetic field. The copper coil rotates in radial magnetic field created by cylindrical magnets. Created by cylindrical magnets. Cylindrical magnets. ठीक है. उसके बाद इसमें देखो एक चीज़ और है कि ये हमने तो बनाई है यहाँ पे, ये जो इसमें हमने बनाया था ये टॉप व्यू इसका, तो इसमें एक चीज़ और है यहाँ पे देखो, ये टॉप व्यू हमने बनाया था, तो ये तो थी ये ऐसे है, ठीक है. तो इसके अंदर क्या है? सॉफ्ट आयरन कोर है और उसके ऊपर ये फ्रेम है, ये फ्रेम ऐसे टॉप व्यू इसका, ये ठीक है. ये इसका टॉप व्यू यहाँ बना देते, ठीक है. और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हो गया कैसे? ये ऐसे गया और फिर ये ऐसे बाहर निकल जाएगा, ये ऐसे गया और ये ऐसे घूम के आ जाएगा ऐसे, ठीक है. ये ऐसे गया, वो ऐसे घूम के आ जाएगा. तो ये पूरा जो मैग्नेटिक फील्ड वो यहाँ इसकी जैसे ये यहाँ रेडियस के अलग है. अब देखो इसमें
यहाँ पे जैसे ये घूमती है तो इसके साथ एक पॉइंटर ये यहाँ लगा दिया हमने पॉइंटर, और ये है इंडिकेटर, ये है इंडिकेटर। और इस इंडिकेटर पे लिखा होता है कि जैसे यहाँ 0 एम्पियर, यहाँ पे 1 एम्पियर, यहाँ पे 2 एम्पियर, ऐसे 0 1 2 3 ऐसे। तो जैसे ये घूमेगी, जैसे ये घूमेगी तो उसके साथ साथ ये इसके साथ है कनेक्ट। देखो ये है पॉइंटर, ऐसे ये ऊपर का हिस्सा इसके साथ ये फिक्स है, तो ये घूमेगी तो ये भी घूमेगी, मुझे घूमेगी, ठीक है। तो ऐसे ही ये जब इसके साथ कार्ड घूमती है तो ये भी घूमती है, तो यहाँ पे ये एक इंडिकेटर है ये, ठीक है। तो उसे जो डायग्राम पीछे बनाया था उसमें एक ये और बना लेना इंडिकेटर, और ये है पॉइंटर। तो इसमें लिखो आगे, the rotation is measured by an indicator, rotation is measured by an indicator and scale, ये स्केल है, इंडिकेटर एंड स्केल। उसके बाद द टू एंड्स ऑफ द कोयल, ये जो टू एंड्स है, द टू एंड्स ऑफ द कोयल are connected with terminal T1 and T2. The two ends of the coil are connected with terminal T1 and T2. टर्मिनल T1 एंड T2, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन हो गया और इसका डायग्राम हो गया। अब है इसकी वर्किंग।